अस्सलाम वालेकुम। मैं महाभारत तबस्सुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, जिसको हिंदी में कोशिका कहा जाता है। सेल कैसा दिखता है? सेल से मुराद दो चीज़ें हो सकती है। एक तो केमिकल सेल हो सकता है, तो यहाँ केमिकल सेल की तो कोई बात कर नहीं रहा है। हम बात कर रहे हैं लिविंग सेल्स की। ओके? तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि सेल कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर हैं, उसकी डिस्कवरी किसने की, क्या साइज़ होता है, क्या शेप होता है, कौन सी सबसे लार्जेस्ट सेल है, कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। इसके अलावा हम सेल्स में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। तो सेल ऑर्गेनेल्स में हम यहाँ पे जनरल बताएंगे, बाद में आपको एक एक सेल ऑर्गेनेल्स का हम डिटेल देते हैं। ओके? पहले डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में देखा था। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने कॉर्क को देखा, कॉर्क सेल। कॉर्क सेल में देखा कि छोटे छोटे टिनी कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हर एक कंपार्टमेंट्स का नाम जो है, या हर एक कंपार्टमेंट सेल हो सकता है। तो ये कंपार्टमेंट्स एक्चुअल में देखने में मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देता है। जैसे आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी मधुमक्खी का छत्ता हो, लेकिन यहाँ ये मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, बल्कि ये एक सेल है, कॉर्क सेल। ओके? तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। उन्होंने कॉर्क सेल को देखा, उसके छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को देखा और उस कंपार्टमेंट्स को सेल का नाम दिया। उसके बाद बहुत बहुत कई वर्षों तक, कई सालों तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन किया सेल का, जिसमें लैमार्क थे 1809 ईस्वी में। इन्होंने काफ़ी रिसर्च की। इसके अलावा टर्पिन थे 1826 ईस्वी में। इन्होंने भी सेल पे काफ़ी डिस्कवरी की और बहुत सी चीज़ें बताई इन्होंने। ओके? इसके बाद एक वैज्ञानिक थे ब्राउन। ब्राउन ने 1831 ईस्वी में सभी प्लांट सेल में एक कॉमन चीज़ देखी, एक रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंट देखा था, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, न्यूक्लियस को देखा था। सभी प्लांट सेल में उन्होंने देखा कि एक जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो एक्चुअल में न्यूक्लियस है। ओके? उसके बाद एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम था स्लाइडेन। आपने नाम सुना होगा, स्लाइडेन और श्वान एक साथ यूज़ किए जाते हैं। तो स्लाइडेन नाम के एक वैज्ञानिक जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने देखा कि सभी प्लांट्स और सभी एनिमल्स एक जनरल स्ट्रक्चर के बने होते हैं, एक छोटे से स्ट्रक्चर के एग्रीगेशन द्वारा बनते हैं। वो छोटा सा स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ही सेल कहलाता है। उसके बाद 1839 ईस्वी में श्वान नाम के वैज्ञानिक ने, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट्स के बने हैं, जिसको उन्होंने सेल का नाम दिया। तो स्लाइडेन और श्वान की एक ही डिस्कवरी थी कि उन्होंने सेल को देखा, या उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सब छोटे छोटे स्ट्रक्चर, एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो कि डिफिनिट लॉ में अरेंज होते हैं, जिनको सेल का नाम दिया जाता है। ओके? फिर स्लाइडेन और श्वान ने एक थ्योरी बनाई थी, जिसको सेल थ्योरी का नाम दिया गया। स्लाइडेन और श्वान ने एक थ्योरी प्रपोज की थी, जिसको सेल थ्योरी कहा गया। जितने भी सेल्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या है, जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म में एज लाइक जैसे आपकी अमीबा है, पैरामीशियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। उसके अलावा
कम्प्लेक्स प्लांट्स और एनिमल्स जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमारा प्लांट्स है, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और प्लांट्स हैं चूँकि वो मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हैं और वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, और जो आपके पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अमीबा है, ये सब यूनिसेलुलर होते हैं और ये सिंपल फॉर्म में होते हैं। तो सेल थ्योरी में यही चीज़ बताई गई कि जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिंपलेस्ट फॉर्म हो, चाहे प्लांट्स और एनिमल्स के हायर प्लांट्स और एनिमल्स के कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, ये सभी एक स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिसको सेल कहा जाता है। और कोई भी सेल इंडिपेंडेंटली रूप से सारे फंक्शन कर सकता है, या फिर वो डिपेंडेंटली रूप से भी कोई फंक्शन प्रपोज कर सकता है, कोई फंक्शन प्रदर्शित कर सकता है। तो सेल थ्योरी में श्लाइडन और श्वान ने बताया कि जितने भी सिंपलेस्ट फॉर्म में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं, और मल्टी सेलुलर हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो कि कम्प्लेक्स फॉर्म में हैं, वो सभी एक ही स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिनको सेल कहा जाता है। और सेल में इतनी एबिलिटी होती है कि वो अकेले एक फंक्शन प्रपोज कर सकती है, या फिर वो दूसरे सेल के साथ मिलके कोई भी फंक्शन प्रपोज कर सकती है, कोई भी फंक्शन प्रतिपादित कर सकती है। ये सेल थ्योरी में बताया गया। आई होप यहाँ पे आपको सब समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम सेल की डिफिनीशन देखते हैं, सेल को कैसे डिफाइन करें। तो सेल को डिफाइन हम कुछ इस तरह से करते हैं कि सेल चूँकि बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटी, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो रहे हैं, उनका कंप्लीट एक्सप्रेशन जो है वो सेल है। सेल को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि सेल जो है वो सबसे छोटी लेकिन एक कंप्लीट एंड फंडामेंटल एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शन हो रहे हैं उनका कंप्लीट एक्सप्रेशन जो होता है वो सेल के द्वारा होता है। और एक सेल प्लाज्मा, परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी हो सकती है या घिरी होती है, और इसमें रिप्रोड्यूसिंग की यानी कि अपने जैसे सेल बनाने की एबिलिटी होती है। तो सेल को डिफाइन करने के लिए सेल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक छोटी सी यूनिट है जिसमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसी ही सेल बना सके, और उसके अंदर सारे फंक्शन भी हो सकते हैं या सारे फंक्शन होते हैं, या दूसरे सेल के साथ मिलके वो कोई भी फंक्शन प्रतिपादित कर सकती है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का के सभी फंक्शन का फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्लीट एक्सप्रेशन सेल है, जो कि एक परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है, और ये किसी भी मीडियम में रिप्रोड्यूस कर सकती हैं यानी अपने जैसे सेल बना सकती है। ओके, चलिए हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। नंबर आपको पता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, तो नंबर ऑफ सेल्स यानी क्या सेल्स सिर्फ सिंगल फॉर्म में होती है या डबल फॉर्म में होती है या मल्टी फॉर्म में होती है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि सेल्स की संख्या क्या क्या हो सकती है। या तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना होगा, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो एक से अधिक सेल का बना होगा, एक से ज़्यादा सेल का बना होगा। तो 2 ही तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे सिर्फ 2 ही तरह के ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल, यानी सिंगल सेल के बने ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा है,
पैरामीशियम है, यूग्लिना है। प्लांट्स की बात करें तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब होता है बहुत, मेनी, है ना, यानी एक से ज़्यादा। सेलुलर का मतलब सेल, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म। तो जब एक से ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग बीइंग जब एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है तो उस ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, हमारी बॉडी सिंगल सेल की नहीं बनी है। हमारी बॉडी में अरबों खरबों मिलियंस बिलियंस की संख्या में सेल होंगे। क्या कहते हैं इसको कि कुछ चीज़ें काउंट नहीं की जा सकती, अनगिनत, है ना। तो हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स की बनी होती है। हमारा जो हार्ट है वो भी एक सिंगल सेल का नहीं बना है बल्कि बहुत सारे सेल्स का बना है। उसके अलावा हमारी किडनी है, हमारा लिवर है, हमारा लंग्स है। हम ये कभी भी सिंगल सेल की नहीं बनी है, ये एक से अधिक, एक से ज़्यादा सेल की बनी होती है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ही सिंगल सेल के बने होते हैं। बाकी जितने भी प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स और लोअर में भी बहुत से प्लांट्स हैं, जैसे एल्गी में ही है कि सिंगल के अलावा मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म बनेगा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, और जो सिर्फ सिंगल सेल का, एक सेल का कोई भी ऑर्गेनिज्म बनेगा, बना हुआ होगा, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ओके, जैसे आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड कार्ब सेल्स, है ना। तो रेड ब्लड कार्ब सेल्स एक सिंगल सेल है। रेड ब्लड कार्ब सेल्स एक सिंगल सेल है जो आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है। नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल भी एक सिंगल सेल है। मसल सेल की बात करें तो मसल सेल, एक मसल सेल्स मिलके बहुत सारे मसल सेल्स बनाते हैं। तो चूंकि कोई भी ऑर्गन जो है वो एक एक सिंपल से सेल्स से मिलके बना होगा। जैसे मान लो कि तुम्हारी किडनी है, किडनी में कोई भी रेनल सेल होगा, है ना। तो रेनल सेल, एक रेनल सेल होगा, एक रेनल सेल दो रेनल दूसरे रेनल सेल से जुड़ेगा, यानी वो बहुत सारे रेनल सेल्स जुड़ेंगे आपस में, तब ना किडनी का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो ऐसे ही मसल सेल की बात करते हैं तो पहले मसल, सिंगल मसल सेल होगा, सिंगल मसल सेल्स बहुत सारे मसल सेल से आपस में जुड़ेंगे तब ना मसल्स का निर्माण होगा। ओके, ऐसे ही नर्व सेल के केस में भी होता है, ऐसे ही आरबीसीएस के केस में, यानी कि रेड ब्लड कार्ब सेल्स के सेल में भी होता है। एक सिंगल रेड ब्लड कार्ब सेल्स तो फ्लो नहीं कर रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा आरबीसीएस आपके ब्लड में फ्लो कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलिए हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल्स की। बच्चों के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि कौन सा सेल सबसे लार्जेस्ट होता है। ये बच्चों की जिज्ञासा है कि बच्चे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कहेंगे कि सबसे बड़ी चीज़, मतलब सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है, सबसे छोटी सेल कौन सी है, आपस में भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग की होती है। ऑस्ट्रिच का अंडा, अंडा सुने ना आप लोग नाम। तो ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसकी जो सेल होती है, उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसी के विपरीत जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। ओके, जैसे बैक्टीरिया है हमारा, बैक्टीरिया से की तरह ही एक ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा की सेल सबसे छोटी होती है और ऑस्ट्रिच एग की सेल सबसे बड़ी होती है, यानी सबसे लार्जेस्ट होती है। इसके अलावा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर फॉर्म में है, जिसमें डाइजेशन भी हो रहा है, एक्सक्रेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, यानी सारी की सारी प्रोसेस हो रही हैं। ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स में अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना।
तो यहाँ पे साइज़ आपको समझ में आ गया होगा कि लार्जेस्ट साइज़ ऑस्ट्रिच एग की है और स्मॉलेस्ट साइज़ जो है सेल की वो माइकोप्लाज़्मा की है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स की। सेल कितने तरह के होते हैं? सेल 2 तरह के हो सकते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है, ग्रीक वर्ड है एक। प्रो मीन्स होता है बिफोर, बिफोर या प्रिमिटिव। कैरियन, कैरियन को याद रखिएगा, कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है। कहीं भी कैरियन टर्म आए तो समझ जाइएगा कि कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियन यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी एक ऐसा सेल्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसे कहते हैं? न्यूक्लियस का आपने नाम सुना होगा। सेल के अंदर एक छोटी सी स्ट्रक्चर, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं। प्रिमिटिव न्यूक्लियस से मुराद की न्यूक्लियस तो है लेकिन वो प्राइमरी टाइप का है। जैसे प्राइमरी टाइप का मतलब इस सेंस में होगा कि उस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा न्यूक्लियस के ऊपर, है ना? कोई न्यूक्लियर पोर नहीं होंगे। तो उनके जो न्यूक्लियर कंपोनेंट्स हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी करते हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही होंगे। मैं अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लो कि कोई ऐसी कोशिका है, जैसे मैं बता रही, यहाँ पे कोई सेल है, सेल में एक, यहाँ चला गया, सॉरी, चल, मान लो एक सेल है, ठीक, सेल में न्यूक्लियस है। तो एक ट्रू सेल ऐसे ही होगा ना कि सेल में चारों तरफ चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन लगा हुआ है और बीच में अंदर इसमें यहाँ पे साइटोप्लाज्म है और ये है आपका न्यूक्लियस। ओके। तो प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है कि कोई भी सेल है, प्रोकैरियोटिक के केस में कुछ ऐसे होगा कि कोई भी सेल है, मान लो कोई सेल है लेकिन सेल में न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, बल्कि जो भी साइटोप्लाज्मिक जो भी न्यूक्लियर कंपोनेंट है वो किस में पाए जाते हैं? ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। मैं अच्छे से समझा रही हूँ, आपको समझ में आएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेल 2 तरह के हो सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल हो सकता है, दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि कोई भी ऐसी कोशिका जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी जो भी न्यूक्लियर कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, तो वो सारे सेल्स जो होंगे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे। इसके विपरीत कोई भी इसके अपोजिट में देख लीजिए, तो कोई भी ऐसा सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यू का मतलब होता है, यू एक ग्रीक वर्ड है, यू का मतलब होता है गुड या वेल, है ना? तो यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि कोई भी वेल, कोई भी गुड या कोई भी ट्रू न्यूक्लियस जब पाया जाता है, कैरियोटिक मतलब कैरियन से बना है, तो कोई भी जब ट्रू न्यूक्लियस जिस सेल में पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक मीन्स सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब कि सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। यानी जब प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर कंटेंट जितने भी होंगे वो साइटोप्लाज्म में होंगे, लेकिन यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो जितने भी न्यूक्लियर कंटेंट होंगे वो न्यूक्लियस के अंदर होंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और साथ ही साथ न्यूक्लियर पोर भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, तो वो भी पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स के केस में। यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, आइए मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। जैसे प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है।
तो एब्सेंट प्रेजेंट का यही सेंस है कि प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब कि न्यूक्लियर कंटेंट साइटोप्लाज्म में है, और यूकैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर कंटेंट है जो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर कंटेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोपोर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट है। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम्स पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम्स नहीं पाया जाता है। ओके, देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है। जैसे यहाँ भी बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में जो न्यूक्लियर कंटेंट है वो साइटोप्लाज्म में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो कि यूकैरियोटिक हायर सेल है, हायर सेल में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप कि अब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम देखते हैं प्लांट और एनिमल सेल में क्या फ़र्क होता है। सेल तो दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट्स में किस तरह के सेल होते हैं और एनिमल में किस तरह के सेल होते हैं, यानी बेसिक डिफरेंस क्या है प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल में। तो एक सबसे जनरल डिफरेंस जो पाया जाता है मोटा मोटी, वो ये है कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं उसमें एक सेल वॉल होता है, एक बहुत ही रिजिड यानी दृढ़ सेल वॉल सेल के चारों तरफ पाया जाता है। जैसे मान लो ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में पहले सबसे बाहर होगा सेल वॉल, ठीक। उसके बाद होगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो सेकंड कवरिंग होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी, है ना। और इसके बाद यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा। ओके, लेकिन एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में सबसे बाहर की तरफ कोई भी सेल वॉल नहीं होगा। एनिमल सेल के केस में कोई भी सेल वॉल नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होगा। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में सेल के बाहर एक बहुत ही दृढ़ सेल वॉल होती है। सेल वॉल प्लांट्स को एबनॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन में सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की जो लंबाई होती है, एवरेज लंबाई देखी गई है, वो एवरेज लेंथ देखी गई है वो 10 to 30 माइक्रोमीटर्स की देखी गई है। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में 10 to 100 माइक्रोमीटर्स की लेंथ देखी गई है, यानी इसका मतलब कि प्लांट सेल आपके ज़्यादा लंबे हो सकते हैं एनिमल सेल के मुकाबले में। दूसरी डिफरेंस ये देखी गई कि जितने भी एनिमल सेल होते हैं वो या तो राउंडेड शेप के होते हैं या इरेगुलर शेप के होते हैं, जबकि प्लांट सेल में देखा गया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो या तो रेक्टेंगुलर होते हैं या क्यूबिक शेप में होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एनिमल सेल की साइज़ 10 से 30 माइक्रोमीटर लंबी हो सकती है, जबकि प्लांट सेल की साइज़ 10 से 100 माइक्रोमीटर्स लंबी हो सकती है। एनिमल सेल मोस्टली राउंडेड या इरेगुलर शेप के होते हैं, जबकि प्लांट सेल क्यूबिक या रेक्टेंगुलर होते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये जनरल सेल का स्ट्रक्चर है, गौर से देख लो क्या क्या होता है। जैसे देखो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सबसे बाहर एक सेल वॉल दिखाई दे रही है, सेल वॉल दिखाई दे रही है ना, और सेल वॉल के बाद अंदर की तरफ एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है।
एनिमल सेल की बात करें, कोई सेल वॉल नहीं दिखाई दे रही है, सिर्फ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सेल में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट जिनको सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जाना जाता है वो भी पाए जाते हैं। चूँकि सेल ऑर्गेनेल्स का डिटेल ऐसे पढ़ोगे जनरल तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। एक-एक को उठा के पढ़ोगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को अलग पढ़ो, राइबोसोम्स को अलग पढ़ो, गोल्गी बॉडी को अलग पढ़ो तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे जनरल बता दूँगी कि कौन-कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाएँगे और फिर मैं हर एक ऑर्गेनेल्स का अलग से वीडियो बनाऊँगी, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देख लो यहाँ पे क्या-क्या पाए जाते हैं। देखो, एक सेल में 2 ही स्ट्रक्चर हो सकते हैं मेनली, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है सेल को। एक तो साइटोप्लाज़्म में एक साइटोप्लाज़्म है, दूसरा आपका न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज़्म में क्या-क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं? साइटोप्लाज़्म में एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम होगा, ईआर के नाम से जिसको जाना जाता है। राइबोसोम्स होंगे, गोल्गी एपरेटस होंगे, लाइसोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स होंगे, जैसे मैं आपको फिगर में दिखा दे रही हूँ। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई दे रहे हैं, चूँकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है और प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, एनिमल सेल है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा और वैक्यूल्स होंगे, लाइसोसोम्स होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ओके, और फिर जो दूसरा पार्ट होता है सेल का वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में 2-3 स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो मान लो किसी न्यूक्लियस को देखो, न्यूक्लियस में 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखो कहीं दिखाई दे रहा है, रुको बता रही। यहाँ पे देखो, दूसरा स्ट्रक्चर जो सेल का है वो न्यूक्लियस का है। तो न्यूक्लियस में 3 चीज़ें हो सकती है। एक तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा जो बाहर से न्यूक्लियस को कवर किए रहेगा। फिर छोटे-छोटे पोर होते हैं, न्यूक्लियोपोर, जिसको उसके अलावा इसके अंदर एक छोटा-सा न्यूक्लियोलस होता है। इसके अलावा न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं जो कि हेरिडिटी कैरेक्टर को कैरी करते हैं। जैसे डीएनए जो है वो डीएनए क्रोमोसोम्स पर ही पाया जाता है। और आप सब जानते हैं कि डीएनए जेनेटिक कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन पास आउट करते हैं। तो मैं क्रोमोसोम्स के बारे में भी अलग से आपको बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ हमारा बताने का एक ही मतलब है कि आपको सेल की के स्ट्रक्चर को आप समझ लो कि सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, है ना, ताकि आपको आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो सेल में 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं, 2 पार्ट्स में सेल को डिवाइड किया जा सकता है, एक साइटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमेटिन फाइबर्स जो कि पहले प्रोफेज में क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं जो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सेल के बारे में समझ में आ गया होगा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल दिखने में कैसा होता है, सेल की नंबर क्या है, नंबर ऑफ सेल्स क्या है, शेप ऑफ सेल्स क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना। और उसके बाद अगर आपको किसी किसी टॉपिक पे अलग से लेक्चर चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगी, कोशिश करूँगी। और मेरा पढ़ाने का एक ही मतलब है कि आपको समझ में आए। ओके? चलिए, थैंक यू।